हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पहले भी हमने बताया था कि ब्रीदिंग में दो चीज़ हो रहे हैं, पहला इंस्पायरेशन और फिर एक्सपायरेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे एक्सपायरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे को ये लगता है कि बहुत लेंदी है, याद करते रहते हैं वॉल्यूम, प्रेशर, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाता है, उनको ये समझ में आता नहीं है कुछ। इसके लिए हम ये कहेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप यहीं पे अगर हमारा बात अगर आप लास्ट तक सुनते हो तो निश्चित रूप से आपको क्लास के अंदर आधे घंटे के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग का सिंपली मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। जैसे हमने सांस लिया, छोड़ दिया, तो ये दोनों ब्रीदिंग कहलाता है। इसमें क्या आ रहा है? सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। लेकिन सांस लेते कैसे हैं, छोड़ते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सपना रहा होगा कि अपने आप एयर चला गया फिर बाहर आ गया, कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना इसके अंदर, तो उसी चीज़ को हमको जानना है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमें पढ़ना है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में। क्लियर है बात? तो सुनिए, सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, क्लियर है बात? तो देखिए, इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना, मतलब एयर को टेक करना। सांस लिए, ये क्या कहलाया? इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब सांस को छोड़ना, सांस छोड़े, ये क्या कहलाया? एक्सपायरेशन। तो इसमें एक चीज आता है कि देखो, टाइम जो टेकिंग होता है, टाइम, इसमें टाइम लगता है कितने? 2 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 2 सेकेंड का। एक बार एयर इंस्पायर करने में, सांस लेने में टाइम लगता है 2 सेकेंड का। इधर टाइम लगता है कितने? 3 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 3 सेकेंड का। क्लियर है बात? देखो, तो एक चीज हमको यहां से क्लियर आ रहा है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिलाकर हमें 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। मतलब ब्रीदिंग में हमें कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड का। तो हम इधर कह सकते हैं कि टाइम टेकन इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। क्लियर है? ब्रीदिंग में टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड का। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में हम कितने बार सांस लेते हैं? इन 1 मिनट्स। 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड बाई 5, तो टोटल हो गया 12। मतलब हम 12 से 16 बार, मतलब अगर नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो 12 बार, अगर दौड़ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब हम 16 बार सांस लेते हैं। तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है बात? तो ये चीज हमें यहां से निकल के आया, याद नहीं करने हैं पहला। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा कि ये सांस लेना एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है? सांस लेना एक्टिव प्रोसेस, और सांस छोड़ना क्या होता है? पैसिव प्रोसेस। क्या होता है? पैसिव। सुनिए, एक्टिव और पैसिव क्या होता है अभी हम समझाते हैं। एक्टिव का मतलब जहां पे एनर्जी का खर्चा होता है, जैसे हम एक्टिव प्रोसेस कह रहे हैं कि सांस लेना एक्टिव प्रोसेस है। ये सुनिए, जैसे हम ये कि एक बलून को फुला रहे हैं, बलून को फुलाएं, बलून को फुलाते समय जब बलून फूल रहा है, इसका मतलब क्या है कि बलून को फुलाने में हमको दम लग रहा है, हमें एनर्जी लग रही है। तो ये क्या हो गया? एनर्जी लगा, इसलिए हम कह दिए इसको एक्टिव प्रोसेस। क्लियर है बात? लेकिन बलून को जब हम छोड़ दिए, वो आराम से हवा निकल गया, तो हवा निकालने में कोई भी चीज नहीं लगा, कोई भी एनर्जी नहीं लगा, इसलिए हम बोले पैसिव प्रोसेस। एक चीज और समझ सकते हैं, एक्टिव पैसिव में क्या अंतर है, सुनिए पहले। जैसे मान के चलो हमको यहां से छत पे पानी चढ़ाना है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में वर्क करेगा और फिर ये पानी को ऊपर चढ़ाएगा।
लेकिन पानी को ऊपर से नीचे उतारते वक्त किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब हम पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे तो वो कहेंगे कि एक्टिव प्रोसेस है। जब ऊपर से नीचे लाते हैं पानी, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम बोलते हैं कि ये पैसिव प्रोसेस है। क्लियर है बात? तो ये चीज हम समझ गए, एक्टिव और पैसिव। समझ में आया? उसके बाद सुनिए, इसमें दो मसल्स हेल्प करते हैं। मसल्स का हेल्प करता है, एक मसल है, इधर देख लेना, एक मसल है EICM। कौन सा मसल? EICM। और दूसरा है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक है EICM और दूसरा है डायाफ्राम। EICM के साथ अभी हमको समझना है कि EICM क्या होता है। उससे पहले हम एक और मसल इसके साथ समझ लेंगे, IICM। कौन सा मसल? IICM। क्लियर है बात? तो सुनिए, EICM और IICM में क्या अंतर है और ये मसल्स क्या हैं? सुनिएगा एक सेकेंड। E का मतलब होता है एक्सटर्नल, E का मतलब एक्सटर्नल, और I का मतलब होता है इंटरनल, और ICM का मतलब होता है इंटर कॉस्टल मसल। क्लियर है? मतलब हम ये कह सकते हैं E एक्सटर्नल, I इंटरनल, और ICM का मतलब होता है इंटरकॉस्टल मसल्स। दोनों में कॉमन है ICM। तो कह सकते हैं यहां पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इसको कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है बात? तो सुनिए, ये होता क्या है। तो सबसे पहले समझने के लिए एक चीज आप देखो, समझने के लिए एक चीज देखना है कि हम कह रहे हैं कि इंटरकॉस्टल मतलब कॉस्टल्स के बीच का मसल्स, इंटरकॉस्टल्स। जैसे हमने बोला कि यहां पे हमारा क्या है, यहां पे लगा हुआ हमारा क्या है? रिब्स। क्या है बेटा? रिब्स। तो ये हमारा हुआ रिब्स, और देखो इसी रिब्स के बीच में बाहर से और अंदर से, इसी ये हमारा क्या हुआ? रिब्स। यहां पे क्या है? रिब्स। और यहां पे एक बोन होता है, उस बोन को क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोन। और ये दोनों साइड से रिब्स आकर इस स्टर्नम में कनेक्ट होता है आगे से, और पीछे से किससे होता है? वर्टिब्रल कॉलम से। इस प्रकार से यहाँ पीछे ये वाला क्या हुआ? ये मार्कर वाले क्या हुआ? वर्टिब्रल कॉलम। और ये हमारा क्या था? रिब्स। उंगली क्या हुआ हमारा? रिब्स। और इस रिब्स के बीच में, दोनों रिब्स के दोनों साइड से जो रिब्स था, इसके बीच में क्या आ रहा था? स्टर्नम। और इससे आके ये ज्वाइंट था। क्लियर है बात? तो सुनिए, इसलिए अगर ये मसल्स बाहर से हैं, ऐसे हैं, क्या है? बाहर से, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल मसल्स। कौन सा? एक्सटर्नल। लेकिन इस किसके बीच में है? दो रिब्स के बीच में, इसलिए बोलेंगे एक्सटर्नल। बीच के लिए इंटरकॉस्टल्स, कॉस्टल्स के बीच में है इंटरकॉस्टल्स मसल्स। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर है बात? फिर अंदर से भी मसल्स हैं, अंदर से भी सेम है, किसके बीच में है? कॉस्टल्स के बीच में, इसलिए कहेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। कौन सा मसल? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जब हमने रिब केज बनाया था, क्या बनाया था? रिब केज। इसके अंदर क्या रहता है? रिब केज के अंदर लंग्स रखा रहता है। रिब्स केज के अंदर क्या है? लंग्स रखा हुआ है। तो रिब्स केज बनाया था, हमने बताया था कि आपको आगे से मतलब वेंट्रल साइड से क्या रहता है? स्टर्नम। पीछे से डॉर्सल साइड से क्या रहता है? वर्टिब्रल कॉलम। और साइड में जो है हमारा लेटरल साइड, उस लेटरल साइड में क्या होता है बेटा? बोलो, रिब्स। तो ये लेटरल साइड में हमारा क्या है? रिब्स। और नीचे से लोअर साइड में कौन होता है? डायाफ्राम। और उस डायाफ्राम को हम बोलते हैं फेनरिक मसल्स। क्लियर है बात? तो हमारा नीचे का मसल्स जो नीचे था, डोम सेपेड मसल्स था, इसी मसल्स को क्या बोले हम? डायाफ्राम या फेनरिक मसल्स। क्लियर है बात? ठीक। तो इसका रोल क्या है? सुनिए, इसका रोल क्या है सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेशन का। किसका बात करेंगे? इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में दो मसल्स का हमने बोला यूज है, किसका? EICM और डायाफ्राम का। EICM और डायाफ्राम का। देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि ये मसल्स हमारा मान के चलो, ये हमारा है डायाफ्राम। क्या है? ये डायाफ्राम है। क्लियर है? और ये यहां पे हमारा क्या है? कॉस्टल्स है। क्या है?
कॉस्टल्स हैं, मतलब रिब्स है, और इसी रिब्स के बीच बीच में क्या है, मसल्स है, इसी रिब्स के बीच बीच में मसल्स है। क्लियर है बात? सुनिए, एक चीज हम बता रहे हैं, क्लियर फिर से करना चाहते हैं, पहले भी बता चुके हैं इस चीज को, अभी सुनिए फिर से, कि जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी या रिलैक्स करेगा, मतलब अगर किसी भी चीज में कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा, मतलब ये फैलेगा और सिकुड़ेगा, तो वो निश्चित रूप से किसके योगदान से होगा, मसल्स की हेल्प से होगा। लेकिन आपको हम पहले क्लियर करना चाहते हैं कि लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं होता, तो फिर लंग्स कैसे एक्सपांड करता है, फूलता सिकुड़ता कैसे है, कभी फैल जाता है कभी सिकुड़ जाता है, कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि लंग्स किसी न किसी के हेल्प से कर रहा है। तो वो हेल्प कौन सा कर रहा है? जैसे ये हमारे पास कपड़ा है मिटाने के लिए, तो इसको मान लेते हैं लंग्स। क्लियर है? अभी ये फूला हुआ है, क्या है, फूला हुआ है। अब इसको मुट्ठी में अगर बंद करना है तो जितना दबाएंगे वो उतना नीचे दबेगा। मतलब ये है कि हमारा लंग्स जो है से स्पॉन्जी है। कैसा है? स्पॉन्ज का बना हुआ है, स्पॉन्जी टिश्यू का है। क्लियर है? तो स्पॉन्जी टिश्यू को अपने स्पॉन्ज के साथ किए होंगे कि अगर स्पॉन्ज को आप मुट्ठी में जितना दबाओगे उतना अंदर तक दबेगा, जितना खोलोगे उतना वो फिर से अपने शेप में आ जाएगा। तो यही चीज है कि इस मसल्स के हेल्प से, ये दो मसल्स है, ईआईसीएम और डायफ्राम के हेल्प से हम उस मसल्स को जब जैसे एक्सपांड करेंगे तो हमारा लंग्स एक्सपांड कर जाएगा, जैसे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो फिर वो रिलैक्स अपने स्टेज में आ जाएगा। क्लियर है बात? तो सुनिएगा, तो एक्टिव प्रोसेस और ये पैसिव प्रोसेस। क्लियर है? टाइम 2 सेकंड का, यहाँ पे 3 सेकंड का। समझ में आया? इसमें हम आते हैं डायफ्राम। जैसे हमने कह रहा है कि हमारे बाहर से मसल्स है कौन, ईआईसीएम मसल्स। कौन सा मसल? ईआईसीएम। तो जब भी हम सांस लेंगे, सांस लिए, सांस लेते समय जब हमने सांस लिया तो सांस लेते समय आपने एक चीज गौर किया होगा कि हमारा जो ये सीना है वो स्लाइटली किधर गया, बाहर की तरफ एंड अपवर्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट जो हो रहा है हमारे सीना का वो स्लाइटली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, स्लाइटली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मसल्स है हमारा, ये जो बाहर वाले मसल्स का नाम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ खींचता है। तो ऊपर की तरफ खींचने के क्रम में हमारा सीना ऊपर की तरफ जाता है, मतलब हल्का सा बाहर निकल के ऊपर जाता है, मतलब स्लाइटली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट इसका हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये कौन कर रहा है? ये ईआईसीएम। बात आती है डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं, आपने देखा होगा कि डायाफ्राम फील किया होगा कि ये मसल्स थोड़ा सा नीचे आता है। तो ये कैसे आ गया? ये जो पहले इस टाइप से था सो अब हो गया इधर से, मतलब ऐसे करके ये मसल्स अब यहां पे आ गया। क्लियर है बात? तो हम ये कह सकते हैं कि ईआईसीएम और डायाफ्राम में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात? तो कॉन्ट्रैक्शन किसमें हुआ? ईआईसीएम और डायाफ्राम में। देखो कॉन्ट्रैक्शन होते ही इसमें क्या हो गया, ये बाहर की तरफ निकला और ये नीचे की तरफ निकला। अरे ये बाहर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो अब हम कह सकते हैं कि अंदर की जो कैविटी था उस कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। अरे थोरैसिक जब ये नीचे आया, ये फिर एक्सपांड बाहर की तरफ किया, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो अब ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ ये अगर ये बड़ा होगा तो इसके अंदर जो लंग्स रखा हुआ है, लंग्स क्या है? स्पॉन्ज का है, तो वो लंग्स भी क्या होगा? बड़ा होगा? नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है बात? अब सुनो, ये वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज कर गया तो एक चीज, इसको मिटाते हैं, इधर देखो। हाँ चलो इधर देखो, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज किया। आपने एक चीज पढ़ा था पहले केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पढ़ा था ना? चार्ल्स लॉ शायद होता है। देखो तो हम ये कह सकते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, चार्ल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो मतलब ये है कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा बेटा?
डिक्रीज करेगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्लियर है? सुनिए, इंस्पायरेशन के अंदर प्रेशर क्या हो रहा है? लंग्स का डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो देखो, एयर का जो प्रेशर होता है, किसका? एयर का। एयर का जो प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg होता है। कितना? 760 mm ऑफ Hg। तो अब ये प्रेशर डिक्रीज कर गया। प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। तो प्रेशर अगर डिक्रीज करता है, इसका मतलब लंग्स का जो प्रेशर, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोन्स मतलब लंग्स होता है। क्लियर है? इसलिए हम बोल सकते हैं उसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मतलब प्रेशर जो हो जाता है, प्रेशर होता है कितना? 758। कितना होता है? 758 mm ऑफ Hg। क्लियर है? तो अब बताओ कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है, इसका मतलब अब जो है सो एयर जो है सो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएगा। मतलब एयर इंटर्स इनटू, एयर जो है सो एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाएगा। क्लियर है? मतलब एयर बाहर से हमारे लंग्स के अंदर आ गया, सांस हम ले लिए। क्लियर है बात? तो मतलब ये हुआ, इंस्पायरेशन में हमने देखा कि सबसे पहले EICM और डायफ्राम का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। EICM मसल्स ऊपर के तरफ ले गया, थोड़ा सा बाहर और फिर ऊपर की तरफ, और ये जो डायफ्राम था डोम से पेट से फ्लैट हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो अंदर का जो प्रेशर था वो क्या, सॉरी वॉल्यूम जो था वो क्या हो गया? वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया। तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लंग्स इसी के अंदर रखा हुआ स्पॉन्जी है, तो लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। हम यहाँ से देख लिए, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, प्रेशर कमेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया इसका प्रेशर कम था। कम के कितना हो जाता है? 758 mm ऑफ Hg। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा एयर। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया इंस्पायरेशन। क्या हुआ बेटा? इंस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन का। किसका बात करेंगे? एक्सपायरेशन का। देखो एक्सपायरेशन में क्या होता है, सुनिएगा। एक्सपायरेशन में जैसे हमने बोला EICM और डायफ्राम मसल, यहां पे क्या हो रहा था? इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो हम कहेंगे कि EICM मसल और डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स कर जाएगा। क्या होगा? रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन का मतलब ये जो ऐसे करके बना था, ये जो ऐसे करके बना था वो फिर से डोम शेपेड हो जाएगा। क्लियर है? तो डोम शेपेड हो गया। और जो ये बाहर निकला था, बाहर निकला तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर ये अपने ये मसल्स अपने पोजीशन पे आ गया। तो पोजीशन पे आते ही अब देखो कि पहले यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, अब वो वॉल्यूम क्या हो गया? कम गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थोरेसिक कैविटी जो था, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ? तो मतलब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हुआ बेटा? डिक्रीज कर गया। अब हमने बोला था लंग्स होता है स्पॉन्जी, अब वो उसको दबाएंगे तो लंग्स भी क्या हो जाएगा? दब जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम कर रहे हैं। वॉल्यूम मतलब छोटा कर रहे हैं, छोटा करेंगे इसका मतलब है कि जो दबाएं तो लंग्स भी हमारा दब जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स या लंग्स कैविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैविटी कम हो जाएगा। अब एक चीज देखो, हमने बोला था P या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है बात? तो हमने ये चीज देखा, मतलब यहां पे हमारा क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर ऑफ लंग्स क्या हो गया बेटा? इंक्रीज कर गया। मतलब एयर का तो अभी भी, एयर क्या कभी चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो एयर का तो अभी भी 760 mm ऑफ Hg है। क्लियर है? तो यही बढ़ा होगा, तो ये बढ़ के हो जाता है 762 mm ऑफ Hg। क्लियर है? समझ में आया बात? तो अब एयर किधर से किधर जाएगा? यहां से इधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम किधर से? लंग्स टू
एटमॉस्फेयर। क्लियर है बात? तो एयर जो है मूव्स फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो हमारा बात हुआ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। हमने देखा था कि इंस्पायरेशन का टाइम लगता है 2 सेकेंड का, एक्सपायरेशन का टाइम लगता है 3 सेकेंड का। टोटल टाइम एक मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का टाइम हमें लगता है 5 सेकेंड का, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 60/5 कर दो, तो मतलब 1 मिनट में हम 12 बार सांस ले सकते हैं जब नॉर्मल अवस्था में है। तो फिर अगर दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हम वो बढ़ जाता है और वो हो जाता है 16। इसलिए हमने रेंज बताया कि 12 से 16 टाइम्स पर मिनट हम ये लेते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ये पैसिव प्रोसेस होता है। क्लियर है? फिर हम बात की EICM मसल्स और डायाफ्राम का। तो EICM मसल्स हमारे कहाँ हैं? कोस्टल्स के बीच में या रिब्स के बीच में बाहर से जो मसल्स है EICM, और नीचे लोअर साइड में जो है डोम सेपेड ऐसे करके वो हमारा क्या है? डायाफ्राम है। क्लियर है बात? तो ये डायाफ्राम। तो हम ये दोनों चीज़ देखें, सारा चीज़ मैकेनिज्म समझे, और ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद इधर मिटाते हैं, इधर इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा। अब देखिए, एक आता है हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या चीज बेटा? क्लियर है बात? देखिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? किस चीज के अंदर? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एक चीज देखोगे बेटा, सुनो, फील करना है कि जैसे फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब फोर्सफुली और दम लगा के, पहले तो नॉर्मली किए ये दोनों, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हमारा क्या हो रहा था? नॉर्मल हो रहा था। क्लियर है? नॉर्मली किए। अब हमको क्या करना है? इसको जोर से और दम लगाना है। जैसे अभी हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये नॉर्मली हमारा है, सांस लेना छोड़ना क्या है? नॉर्मली है। अब हम कहते हैं कि फोर्सफुली छोड़ना है। जैसे फोर्सफुली हमने छोड़ा, फोर्सफुली छोड़ा, तो फोर्सफुली छोड़ते समय आपने देखा होगा कि हमारा ये था, हमारा जो चेस्ट है वो और अंदर गया और अंदर गया, और हमारा पेट का जो मसल है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मतलब ये जो हमारा ये अंदर से मसल था, कौन सा मसल है ये? IICM। क्या है? IICM। ये और अंदर में खींचेगा, खींचेगा, मतलब ये मसल्स भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एब्डोमिनल एंड IICM मसल्स का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया और अंदर गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V से क्या होगा? प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब और ज्यादा बढ़ गया। पहले ये और ज्यादा हुआ तो ये और ज्यादा बढ़ गया। और ये अभी कितना था बेटा? 762 था नॉर्मल में, तो ये मान के चलो 763 हो जाएगा। तो और एयर, और यहां पे एयर कितना था? एयर में 760, तो ये इधर से इधर जाएगा। क्लियर है? तो एयर किधर होगा? और एयर, ज्यादा एयर मूव करेगा किधर से किधर? किधर से किधर? लंग्स टू एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो ये चीज हमारा था फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्लियर है बात? तो ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हुआ। क्या क्या चीज बता? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसमें हम पढ़े इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। क्लियर है बात? तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में फिर हमने पढ़ा कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे करते हैं। तो आपने 2 चीज सुनो, पूरा के अंदर हमको मात्र थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे पहले जब हम इंस्पायरेशन कर रहे थे, इंस्पायरेशन में हमारा EICM मसल, कौन सा मसल? EICM और डायाफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ये बाहर की तरफ जा रहा था, और जो हमारा क्या था? डायाफ्राम, वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो हमारा वॉल्यूम, जो लंग्स का वॉल्यूम था, वो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ते ही ये
कौन सा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर जो है सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो हाई प्रेशर एयर में है तो एयर से किधर आएगा, लंग्स के अंदर। क्लियर है बात। उसके बाद हमने बात किया था एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में ईआईसी मसल और डायफ्राम का रिलैक्सेशन हो रहा था, जैसे था वैसे हो रहा था। मतलब था वो कैसे, पहले जैसा। तो पहले जैसा हो रहा था, यहाँ पे डोम से पेड, मतलब इसका वॉल्यूम जो था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर रहा था। तो 762 हो गया, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। 760 है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो फिर हम कह सकते हैं यार मूव फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ये क्या हो गया हमारा, एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हम और भी किए थे। क्लियर है बात। तो ये हमारा समाप्त होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए फटाक से। क्लियर है, मिटाते हैं, मिटाए बेटा।